औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स बाय वर्ड्सवर्थ डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसकी टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। तो पैराग्राफ जो है वो शुरू हो रहा है, I cannot, however, be insensible to the present outcry against the triviality and meanness both of thought and language, which some of my contemporaries have occasionally introduced into their metrical composition. तो कहता है कि मैं इनसेंसिबल नहीं हूँ इस बात से कि जो लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं कि आजकल जो पोएम्स लिखी जा रही हैं उसमें एक बहुत ही छोटापन है और बहुत ही बाज़ चीज़ें ऐसी हैं जो कि फ़जूल हैं। तो वो कहता है कि मैं उन चीज़ों की तरफ जो है थॉट में भी और लैंग्वेज भी जो है अब उसमें लैंग्वेज में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि जो गांव के लोगों की लैंग्वेज है उसमें ज़्यादातर क्या चीज़ होती थी, उसमें ज़्यादातर ये होता था कि थोड़ा सा एक स्लैंग्स या इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है इस्तेमाल की जाती थी। तो वो उसकी बात कर रहा है कि इनफॉर्मल लैंग्वेज जो है उसकी कंपोजिशन जो है आपको मिलती है आजकल के लोगों की राइटिंग्स में, और जो थॉट्स हैं अब वो उसके अंदर एक थीम होती है जो कि हाईली एलिवेटेड थीम कहलाती है। तो वो कहता है कि आजकल की जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो आजकल की पोइम्स लिखी जा रही हैं उसके अंदर वो हाईली एलिवेटेड थीम या उस तरह की नहीं है, बहुत छोटी और ऑर्डिनरी बातें डिस्कस की गई हैं। एंड आई एक्नॉलेज दैट दिस डिफेक्ट where it exists is most dishonorable to the writer's own character than false refinement or arbitrary innovation. वो कहता है कि ये चीज़ जो है जिसकी तरफ आजकल लोग तवज्जो दिला रहे हैं, ये जिसकी तरफ जो है शोर मच रहा है कि ये नहीं होनी चाहिए कि जो स्लैंग्स यूज़ किए जा रहे हैं या इस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाए जो कि फॉर्मल नहीं है या जो कि अच्छी लैंग्वेज नहीं है। तो कहता है कि ये चीज़ जो है ये आर्टिफिशियल स्टाइल से भी ज़्यादा बुरी है, कि आर्टिफिशियल स्टाइल को ये बुरा कहता था या कहता था कि ये नहीं होना चाहिए, जो कि 18th सेंचुरी में चल रहा था। ही वॉज अगेंस्ट 18th सेंचुरी जो स्टाइल ऑफ राइटिंग था जिसको नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है। क्लासिकल स्टाइल्स या क्लासिकल मॉडल्स को फॉलो कर रहे थे, मगर नियो क्लासिकल किस लिए कहा जाता है कि देयर सब्जेक्ट मैटर वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ दैट दोज क्लासिकल राइटर्स, कि उनकी जो थी हाईली एलिवेटेड थीम्स थी, जो होमर्स ओडिसी एंड एलियड, इसी तरह वर्जिल की एनियड थी या जॉन मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, वो क्लासिकल राइटर्स थे, उनकी राइटिंग स्टाइल जो था और उनकी थीम्स जो थी हाईली एलिवेटेड थी। जबकि आप जब अलेक्जेंडर पोप को देखते हैं तो वहाँ पे रेप ऑफ द लॉक, तो वहाँ पे स्टाइल जो है, स्टाइल ऑफ राइटिंग, जो लैंग्वेज है वो तो हेरोइक कॉपलेट में और बहुत और वही सारी टेक्निक्स जो हैं वो सारी फॉलो की गई हैं, मगर सब्जेक्ट मैटर जो है वो बालों की एक लट काट लेना, ये सब्जेक्ट मैटर है। Though I should contend at the same time that it is far less pernicious in the sum of its consequences. वो कहता है ये जो है इस बात पे मुझे ये सिर्फ कहना चाहिए कि ये इतना हार्मफुल नहीं है, ये चीज़ कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में इतना हार्मफुल नहीं है ये। बहरहाल वो उसको डिफेंड भी कर रहा है कि स्टिल from such verses the poems in these volumes will be found distinguished at least by one mark of difference, that each of them has a worthy purpose. वो कहता है इस वॉल्यूम के अंदर जो पोएम्स लिखी गई हैं उनका एक वर्दी पर्पज़ है, उनका एक अहम मकसद है, वो बेमकसद बेमानी नहीं लिखी गई हैं। मेरे वॉल्यूम में जो पोएम्स लिखी गई हैं उनका एक पर्टिकुलरली मकसद है, वो ऐसे मैं नहीं लिख रहा हूँ, यानी कि जिस तरह आम राइटर्स लिख रहे हैं कि उनकी बातों के अंदर कोई मतलब नहीं है या मकसद नहीं है। तो मेरी जो राइटिंग्स हैं उसके अंदर वो कहता है कि एटलीस्ट इस बात से वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर राइटिंग्स जिनके बारे में लोग शोर मचा रहे हैं। Not that I always began to write with a distinct purpose formally conceived, but habits of medium have, I trust, so promoted and regulated my feelings. Habits of meditation have, I trust, so prompted and regulated my feelings that my description of such objects as strongly excite those feelings will be found to carry along with them a purpose. अब यहाँ पे वो बात करता है कि एक चीज़ जो है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी बात वो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन।
मेडिटेशन का वर्ड जो था ये समझ लें कि बहुत पहले से चला आ रहा है। इसको उर्दू में जो है मुराकबा कहा जाता है, इसको इंग्लिश में मेडिटेशन कहा जाता है। और जो इंडियन कल्चर है उसमें इसको ध्यान के ख़ास तरफ आप ध्यान लगा लेते हैं, या मेडिटेशन जो है उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क भी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि दे आर ऑल एग्जैक्टली द सेम थिंग्स, थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसमें। कि ध्यान आप किसी ख़ास चीज़ की तरफ अपनी तवज्जो को मरकूज़ करते हैं, और मेडिटेशन में यह है कि यू जस्ट सिट साइलेंट एंड यू फ्री योर माइंड फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ कॉन्टेंट्स। आप अपने माइंड को फ्री कर लेते हैं। और इसी चीज़ की जो है वर्ड्सवर्थ इन हिज पोएम डैफोडिल, जो मशहूर पोएम है इसकी डैफोडिल्स, उसमें भी वो इस चीज़ की बात करता है। तो अगर आपको पहला उसका स्टेंजा याद हो कि आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो ये डैफोडिल्स उसने देखे लेक के किनारे पे, और वो फ्लटरिंग डांस कर रहे थे। ब्रीज जो हवा चल रही थी तो उसमें वो डांस कर रहे हैं। और डैफोडिल्स जो होते हैं वो नरगिस के फूल को आप थोड़ा बड़ा कर लें तो वो डैफोडिल का फूल कहलाता है, डैफोडिल्स। तो आप जो है जब उसका लास्ट स्टेंजा पढ़ते हैं तो ये चीज़ जो है वहाँ पे इसने इस चीज़ को बयान किया है। और वो किस तरह से है, इसी चीज़ की बात करता है कि For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, जो कि जिसको कहा जाता है the third eye, या जिसको कहा जाता है तीसरी आँख। ये वो चीज़ है कि जो बहुत कम लोगों को मिलती है, और अगर ये मिल जाती है तो यू कैन सी व्हाट अदर पीपल कैन नॉट सी। तो उस चीज़ की बात कर रहा है कि दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। तो ज़्यादातर जो मेडिटेशन होती है वो अकेले बैठ के होती है, वो क्राउड्स में और गैदरिंग्स में और इस तरह के जो जगहों पे नहीं हो सकती है, पार्टीज़ वगैरह में नहीं हो सकती है। आप जहाँ पे शोर शराबे में नहीं, उसके लिए आपको सुकून चाहिए होता है। तो उसके ख़ास टेक्निक्स हैं, तो उसकी वो करनी पड़ती है प्रैक्टिसेस। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. अब यहाँ पे उसने क्या बात की है कि for often on my couch I'll lie in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. उसका छोटा सा glimpse जो है आपको मैं बता दूँ कि वो कौन सा होता है। उस तीसरी आँख का छोटा सा glimpse जो है वो आपके ख्वाबों की सूरत में आप देखते हैं, कि जो ख्वाब आप देखते हैं वो थर्ड आई से देखते हैं, क्योंकि आपकी आंखें क्लोज होती हैं, बट स्टिल यू कैन सी द थिंग्स। मगर वहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है कि वहाँ पे आपकी मेमोरी जो है वो तो जाग रही है, बट आपकी कॉन्शियसनेस जो है दैट इज स्लीपिंग एट दैट टाइम। तो आप कॉन्शियसली उन चीज़ों को नहीं देख पाते हैं, आप यानी कि जज नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है ये हिसाब किताब होता है कि when you can open your third eye in that way, कि आपको अगर ये अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो आप ये देखेंगे कि उसमें जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं, कि यू कैन सी वट एवर यू वांट टू से, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। और उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर मिलती हैं। तो वो कहता है कि But habits of meditation have, I trust, so prompted and regulated my feelings that my description of such objects as strongly excite those feelings which will be found to carry along with them a purpose. तो कहते हैं एटलीस्ट मेरी चीज़ों का मेरी बातों का एक पर्पज़ होगा, मैं बग़ैर मकसद के बात नहीं करता हूँ, यानी कि इन अदर वर्ड्स वो ये कहना चाह रहा है। एक लाइन छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। For all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. तो कहता है all good poetry, for all good poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका एस्पेक्ट था जो कि बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है। इस चीज़ पे डिबेट की जा सकती है। इसके मुताबिक तमाम अच्छी पोइट्री वर्ड्सवर्थ के अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, तमाम अच्छी पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस एकदम से ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग्स का। जब आपकी फीलिंग्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा, जब आपके जज्बात जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं आपके अंदर, तो फिर वो एकदम से बाहर निकलते हैं स्पॉन्टेनियसली,
एकदम से और मुस्तकिल, और फिर आप जो है वो जो कुछ लिखते हैं वो बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री होती है अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आप स्पॉन्टेनियसली नहीं लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियसली नहीं बोल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको जॉन मिल्टन की एग्जांपल दूंगा कि जॉन मिल्टन की जो राइटिंग्स हैं, अगर आप पैराडाइज लॉस्ट फॉर एग्जांपल उठा के पढ़ते हैं तो वो इट्स अ रिजल्ट ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। बहुत ज़्यादा रीडिंग करके उसने वो पोएम लिखी है। वो ऐसा बंदा नहीं है कि जो बगैर पढ़े लिखे सोचे समझे कुछ लिख ले। दूसरी चीज़ क्या है कि उसके अंदर मच थॉट हैज़ बिन गिवन। ग्रीक मिथोलॉजी की बहुत एक्स्ट्रा जो है आप उसने रीडिंग की हुई है, और उसी तरह से जो बाइबल है, बिब्लिकल स्टडीज़, वो भी उसने बहुत डिटेल्ड जो है उसके उनके रेफरेंसेस जो हैं आते हैं। जिस तरह से एक बहुत रिलीजियस बंदा, जिस तरह से उसने सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं और उसके बाद वो जाके लिखता है। तो पैराडाइज लॉस्ट जो है उसको अगर आप देखें, गौर करें, तो वो नोबडी वुड से कि वो नहीं लिखी गई है इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कि वो स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स नहीं है उसके अंदर उस तरह से। अब दूसरी चीज़ ये कि पावरफुल फीलिंग्स को ये एक्सप्लेन भी नहीं करता है कि पावरफुल फीलिंग्स और स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो से इसकी मुराद क्या है। अब गुड पोइट्री, उसने कहा तमाम गुड पोइट्री जो है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो होता है ऑफ पावरफुल फीलिंग्स का, कि एक दफ़ा जो आपने बोल दिया, लिख दिया, वो बेस्ट फॉर्म ऑफ पोइट्री वो बन गई। फॉर एग्जांपल, तो शेक्सपियर के बारे में जब आप पढ़ते हैं, अपने पिछले लेक्चर्स अगर आप मेरे देख लें तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है, जॉनसन के अल्फाज ये थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के, कि शेक्सपियर ने मच लेबर हैज़ बिन काइंड ऑफ गिवन। जब वो ट्रेजेडीज़ लिखता है तो उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसका मतलब क्या आ रहा है कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो नहीं है। जबकि वो कहता है कॉमेडीज़ के अंदर जो है उसको वो बहुत ईजीली कॉमेडीज़ लिख रहा है, तो हो सकता है कि वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स हो। मगर ट्रेजेडीज़ जो है, शेक्सपियर ट्रेजेडीज़ के लिए बहुत मशहूर है और माना जाता है। तो उसकी जो ट्रेजेडीज़ हैं उसके अंदर जब आप देखते हैं तो वहाँ पे आपको स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो उस तरह से नहीं मिलता है। अगर आप सैमुअल जॉनसन की बात को भी एक्सेप्ट कर लें फॉर एग्जांपल फॉर द टाइम बीइंग, तो आपको पता लगेगा कि सैमुअल जॉनसन डज नॉट एग्री कि शेक्सपियर का जो ट्रेजेडीज़ हैं दे आर स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। दूसरी चीज़ ये कि पावरफुल फीलिंग्स की जहाँ तक बात आ रही है, तो एक दफ़ा फॉर एग्जांपल अब ये बात कर रहा है, अब इस पर भी आप जो है देखें कि 1805 में प्रिल्यूड जो इसकी सबसे बड़ी पोइम है और सबसे इम्पॉर्टेंट पोइम है एपिक, तो उसके अंदर जो है 1805 के अंदर जो वर्जन इसने पब्लिश किया, तो इसकी उम्र जो थी उस वक्त वो कितनी थी, 35 इयर्स। क्योंकि 1770 में पैदा हो रहा है, 1770 से 1800 तक जो है वो 30 इयर्स और 35 इयर्स, तकरीबन 35 साल की उम्र में इसने प्रिल्यूड का पहला एडिशन पब्लिश करवाया। और 1802 में इसने प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड्स जो है 1802 में इसने उसको पब्लिश किया। तो उस वक्त उसकी उम्र 28 साल हुई, या आप 28 लगा लें, 32 साल, सॉरी, 32 इयर्स। और लिरिकल बैलेड्स जो है वो 1798 में पब्लिश हुए हैं, तो उस वक्त 28 साल का था। तो 28 साल की उम्र में एक बंदे के जो नज़रियात हैं, या 32 साल की उम्र में जो उसके नज़रियात हैं, क्योंकि पब्लिकेशन उस वक्त होती है जब आप एक वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, कंप्लीट करने में भी कुछ टाइम लगता है, तो हो सकता है वो साल लगा हो, 2 साल लगे हों, तो वो नहीं मैंशनड है, क्योंकि आपको डेट ऑफ पब्लिकेशन तो उस वक्त होती है जब आप पब्लिशर ने उसको छाप दिया, पढ़ने के बाद, एडिट करने के बाद उसमें भी तकरीबन साल लग जाता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू को भी जहन में रखिए आप। उसके बाद आप अगर आगे देखते हैं तो वर्ड्सवर्थ की डेट ऑफ डेथ क्या है, 1850। तो 1850 में जब आप देखते हैं तो प्रिल्यूड का सेकंड एडिशन पब्लिश हो रहा है, और वही वर्ड्स, वही लाइंस जो कि प्रिल्यूड की इसने फर्स्ट टाइम लिखी थी, जो फर्स्ट टाइम इसने प्रिल्यूड लिखी थी, उसी को इसने डिफ़िकल्ट वर्ड्स में और मोर फ्लावरी वर्ड्स यूज़ करके इसने प्रिल्यूड का सेकंड एडिशन पब्लिश करवाया। तो अब यहाँ पे एक बात का अंदाज़ा लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक तो ये है कि गिवन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम जो है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बारे में मैं स्ट्रक्चरलिज्म पे लेक्चर दे चुका हूँ, एट ए गिवन पॉइंट इन टाइम, कि आपको एक वक्त में, अब जब वो 35 साल की उम्र में जो कुछ लिख रहा था, ज़रूरी नहीं है कि उसकी वही सोच रहेगी जब वो 80 साल का हो जाता है या 70 साल का हो जाता है। तो प्रिल्यूड का जो सेकेंड एडिशन उसने पब्लिश करवाया है, उसमें तमाम लैंग्वेज चेंज है। He somehow seems to disagree with his own statement which he made a long time ago, या before आप कह लें, कि जो उसने बहुत पहले उसने ये बात कही थी
कि 1805 में जब उसने प्रिल्यूड लिखी, 1802 में वो बात कर रहा है कि फॉर ऑल गुड पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। तो गुड पोइट्री, चले मान लिया कि उसकी पहला जो वर्जन था 1805 में जो उसका प्रिल्यूड का वर्जन पब्लिश हुआ था, दैट वाज अ गुड वर्जन, गुड पोइट्री अकॉर्डिंग टू हिम, जिस तरह से उसने बात की थी। मगर ऑन दी अदर हैंड जब 1850 में उसी को रिफ्रेज कर रहा है तो वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो तो ना रहा, क्योंकि उसी चीज़ को पढ़ के उसमें अल्फाज का चुनाव चेंज करता जा रहा है। तो हाउ कैन यू से इट इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, बिकॉज फीलिंग्स तो पावरफुल थी, वो पहले बाहर आ गई, वो सारा उसने लिख दिया, अब उसको रीफ्रेज कर रहा है। और रीफ्रेज जब आप किसी चीज़ को करते हैं तो दैट डज नॉट बिकम स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि राइटर जो बात करें वो उससे एग्री भी करें। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपने ध्यान में रखना है कि हो सकता है कि राइटर खुद बात कह के भूल जाए अपनी बात को। ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि राइटर जो बात करेगा वो 100% सच होगी, या राइटर ने अगर कोई बात कह दिया तो वो गलत हो ही नहीं सकती है। हर राइटर के साथ या हर राइटर के ऊपर एक और राइटर बैठा हुआ है, हर आलिम के ऊपर एक और आलिम बैठा हुआ है। तो ये डिस्कशंस और क्रिटिसिज्म यही है कि आप एक चीज़ को, जिस तरह से मैं बात कर रहा हूँ तो ये क्रिटिसिज्म कर रहा हूँ मैं असल में, उसकी टेक्स्ट को पढ़ के उसमें से पॉइंट्स नोट कर रहा हूँ या पॉइंट आउट कर रहा हूँ आपको कि यहाँ इन पॉइंट्स के ऊपर गौर कीजिए। अब एक तरफ वो बात करता है कि मैट्रिकल स्कीम के अलावा जो है प्रोज और पोइट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। मैट्रिकल स्कीम, मैट्रिकल मीटर डज नॉट मीन राइम, मगर वो अपनी कई पोइम्स के अंदर राइम को भी फॉलो कर रहा है। जिस तरह से सॉलिटरी रीपर है या डैफोडिल्स जिस तरह मैंने पढ़ी, तो उसमें राइम स्कीम बेशक चेंज है थोड़ी सी, मगर एक राइम स्कीम तो है। तो आप कोई भी इसकी पोइम्स पढ़ लेंगे तो आपको राइम स्कीम जो है वो शॉर्ट पोइम्स जो है उसमें ज़्यादातर में राइम स्कीम मौजूद है। तो आप कहीं ना कहीं तो फॉलो कर रहे हैं फिर स्टाइल को। एक जगह पे कह रहा है मैट्रिकल स्कीम, मीटर क्या है? मीटर एक वज़न होता है जो कि लाइंस के दरमियान में चलता है, वो रेगुलर बीट होती है। ज़रूरी नहीं है कि उसमें राइम भी होगा। जिस तरह से ब्लैंक वर्ड्स के अंदर जब मीटर यूज़ किया जाता है तो मीटर राइम स्कीम का मीटर नहीं है एज सच। वहाँ पे क्या मीटर है? ब्लैंक वर्ड्स में आयाम्बिक पेंटामीटर के लाइन को, हर लाइन को 5 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और हर हिस्से में पहला सिलेबल जो है अनस्ट्रेस्ड होगा और सेकंड पे आप स्ट्रेस देंगे। जिस तरह एक वर्ड है स्टे, तो वहाँ पे एस पे आप स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं, आप किस चीज़ पे स्ट्रेस दे रहे हैं? टी के ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं। वहाँ पे टी की जो साउंड है उस पर आप स्ट्रेस दे रहे हैं, स्टे स्टे। इसी तरह से एक वर्ड है जिसको आप प्रोनाउंसिएशन है जिसकी या स्पेलिंग क्या है? OBJECT। तो इसकी अगर आप इसको चीज़ के मानों में लेंगे, चीज़ जो कि कोई शय, तो आप क्या इसका किस तरह से प्रोनाउंस करेंगे इसको? आप ओ पे स्ट्रेस देंगे, स्ट्रेस पहले सिलेबल पे आ रहा है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। सेकंड पे स्ट्रेस कम आ रहा है। होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि स्ट्रेस पैटर्न किस तरह से फॉलो किया जाता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। जबकि जब आप कोर्ट में ये बात करते हैं तो वहाँ पे आप पे स्ट्रेस नहीं देते और ज पे स्ट्रेस देते हैं। आप यहाँ पे नोट कीजिएगा, आई ऑब्जेक्ट, 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 ज पे स्ट्रेस आ रहा है, वहाँ पे पे स्ट्रेस आ रहा था, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। तो ये स्ट्रेस पैटर्न जो है, आप इसको थोड़ा सा अगर अंडरस्टैंड कर लें तो आपको प्रोनाउंसिएशन सीखने में मज़ीद भी मदद मिलेगी। तो ये चीज़ मैं आपको वाज़े करना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे स्ट्रेस पैटर्न जो है, जो आयामिक पेंटामीटर में है या जिसको आप कहते हैं कि ब्लैंक वर्ड्स, तो वहाँ पे सब्जेक्ट जो मीटर है वो सिलेबल बेस्ड है। अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड, अनस्ट्रेस्ड स्ट्रेस्ड। वहाँ पे आपको सुनाई नहीं देगा। ये नहीं होगा कि राइम स्कीम जिस तरह से चल रही है तो आपको वहाँ पे मीटर पता लग रहा है, एक रेगुलर बीट या रिदम चल रहा है, तो यहाँ पे आपको रिदम पता नहीं चलेगा। म्यूज़िकल क्वालिटी मैं आपको बता चुका हूँ कि वो होती है
पोएम्स के अंदर। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू आर वेलकम, यू कैन आस्क मी बाय writing down anything that you don't understand in the comment section below. And though this be true, poems to which any value can be attached were never produced on any variety of subjects, but by a man who, being possessed of more than usual organic sensibility, had also thought long and deeply. वो कहता है कि और अगर ये बात सच मान ली जाए कि फॉर ऑल ग्रेट पोएट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो वो कहता है कि पोएम टू विच एनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड, तो जिन पोएम्स के साथ कोई भी वैल्यू आप अटैच कर देते हैं, वर नेवर प्रोड्यूस्ड ऑन एनी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स but by a man who, being possessed of more than usual organic sensibility, had also thought long and deeply. तो वो कहता है कि एक आदमी वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर नहीं लिखा उसने कि उसकी पोइम्स जो हैं वो अच्छी बनी हो या मशहूर हुई हों, बल्कि या अच्छी पोइम्स कहलाने के हकदार हों, बल्कि यह है कि उसने किसी चीज़ पे बहुत देर तक सोचा, उसके जज्बात, यानी कि अगर लव पे सोचा हो तो उसने बहुत देर तक सोचता रहा और उसके बाद उसने उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिख दिया। मसलन वो कहता है कि जिस तरह से मौलाना रूम ने अपनी एक पोएम लिखी थी रीड्स के ऊपर, तो वहाँ पे वो बात करते हैं कि एक बांसुरी जो है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो अपने दुख की दास्तान सुनाती है कि उसे उसके साथियों से जुदा कर दिया गया। आपको हो सकता है कि वो बहुत भली लगे, मगर बांसुरी असल में जो है वो उसकी पेनफुल दास्तान है जो कि बिछड़ने की वजह से वो सुना रही है कि उसकी जो जहाँ से शाख से उसे काट लिया गया था, तो इट इज़ इन पेन। होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि एक बंदा जो देखता है वो किस तरह से देखता है किसी चीज़ को। फॉर continued influxes of feelings, the feeling are modified and directed by our thoughts. तो हमारी जो फीलिंग्स होती हैं ये हमारे थॉट्स पे भी असरअंदाज होती हैं, या थॉट्स हमारी जो हैं वो भी समटाइम्स हमारी फीलिंग्स को चेंज कर देती हैं। मसलन आप बहुत सैड बैठे हुए हैं, अचानक जो है कोई आपको ऐसा ख्याल आ जाए कि जहाँ पे आप जो एकदम से हंस पड़ें, या आप जो है वो बहुत खुश हैं और आपको ऐसा ख्याल आ जाए एकदम से कि आप सैड हो जाएं, तो ये इनका एक आपस में लिंक तो ज़रूर होता है, ज़ाहिर है। जिस तरह से म्यूज़िक का मैं बता चुका हूँ अपने पिछले लेक्चर्स में कि उनका भी लिंक होता है आपके मूड्स के साथ, इसी तरह से इनका भी लिंक होता है। Which are indeed the representatives of all our past feelings. तो थॉट्स जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं हमारी पास्ट फीलिंग्स के। पास्ट में जो कुछ हम सोचते रहे, जो कुछ हमारे साथ गुजरा, वो थॉट्स की शक्ल में, वो मेमोरीज़ की शक्ल में हमारे माइंड्स में सेव है। और वक्त जब आता है कोई ऐसा, तो हम याद करते हैं, हम यादों के सहारे चीज़ों को जज भी करते हैं। हम पुराने एक्सपीरियंसेस की बेस पे हम जो कुछ आज हैं वो इस वजह से हैं कि कल जो हमारे जो बीते टाइम के एक्सपीरियंसेस थे उन्होंने हमें बना दिया, और जो हमारे आज के बाद या आज से एक्सपीरियंसेस हैं उनकी बेस पे हम कल जो होंगे वो बनेंगे। तो इस बात को गौतम बुद्ध जो है उन्होंने किस तरह से डिफ़ाइन किया था, ही सेड के यू आर व्हाट यू हैव बीन एंड यू विल बी व्हाट यू डू नाउ। तो नाउ इज़ इम्पॉर्टेंट। Your decision right now is important. If you take the decision right now, you will realize that you have taken a very good decision, and आप अच्छा भी डिसीजन ले सकते हैं, बुरा भी डिसीजन ले सकते हैं, और उसी की वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। और दूसरी चीज़ वो क्या कहता है, गौतम बुद्ध जो है वो क्या कहते हैं कि आप ये ना सोचें कि आप कंप्लीटली बैड हैं, और आप ये ना सोचें कि आप अच्छे नहीं बन सकते। वो कहता है कि अ जार इज़ फिल्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप, एक एक कतरा गिर के जार को फिल कर देता है। तो कहता है कि गुडनेस भी इसी तरह से आती है कि आप छोटी से छोटी गुड डीड्स करनी शुरू कर दें, आप गुड डीड्स को छोड़ें नहीं। तो कहता है कि अ वाइज मैन फिल्स हिमसेल्फ विद गुडनेस वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। एक वाइज आदमी जो होता है वो ये नहीं सोचता है कि मैं तो बुरा हूँ और मैं कभी अच्छा बन नहीं सकता हूँ तो वो बुरा ही रहे।
तो कहता है वाइज आदमी अपने आप को गुडनेस से फिल कर देता है स्टेप बाय स्टेप। और इसी तरह से वो कहता है ये भी ना सोचें कि हम जो है बहुत अच्छे हैं और हमारे पास बुराई नहीं आ सकती। वो कहता है कि अगेन वो यही बात करता है कि जार इज फिल्ड ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो कहता है इसी तरह से एक फूल जो है वो अपने आप को फिल कर लेता है विद बैड थिंग्स वन बाय वन या स्टेप बाय स्टेप, एक करते करते एक जो बेवकूफ़ आदमी है वो अपने आप को बुराइयों से भर लेता है, सिर्फ ये सोचते हुए कि उसकी तरफ बुराई नहीं आ सकती बिकॉज ही इज़ परफेक्ट अकॉर्डिंग टू हिम। उसके माइंड में ये है कि मैं परफेक्ट हूँ। तो ये वाइज सेइंग्स जो हैं लोगों की होती हैं, तो इनको आप नज़रअंदाज ना कीजिए। तो ये पास्ट फीलिंग्स के जो हमारे थॉट्स ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं अकॉर्डिंग टू हिम। अब लास्ट जो इसकी 2-3 लाइन्स हैं उसमें वो कहता है कि द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रीडर must necessarily be in some degree enlightened and his affections strengthened and purified। तो ये इसका पर्पज़ है कि लोगों को एनलाइटनमेंट दे, लोगों की जो थिंकिंग है उसको एनलाइटन करे, उसको थोड़ी सी रोशनी, नई किस्म की रोशनी दे और उनके आइडियाज़ को स्ट्रेंथन स्ट्रॉन्ग करे। तो ये बात कर रहा है वो। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में जो स्टार्ट हो रहा है पैराग्राफ अ सेंस ऑफ फॉल्स मॉडेस्टी, ये वाला पैराग्राफ जो है इसकी तकरीबन आप छोड़ दें 20 के करीब लाइंस छोड़ दें आप, उससे आगे देखेंगे द इनवैल्यूएबल वर्क्स ऑफ elder writers, I had almost said the works of Shakespeare and Milton are driven into neglect by frantic novels, sickly and stupid German tragedies, and deluge of idle and extravagant stories in verse। तो अब वो यहाँ पे बात कर रहा है कि क्या बात कर रहा है कि the invaluable works of elder writers, elder writers जो से पहले गुजर चुके हैं, जो बड़े राइटर्स हैं, तो कहता है कि उनके इनवैल्यूएबल वर्क्स जो हैं उन राइटर्स के, आई हैड ऑलमोस्ट सेड द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर एंड मिल्टन। वो कहता है कि इनको वो एल्डर राइटर्स कह रहा है कि इनके इनवैल्यूएबल वर्क्स हैं और दे आर ड्रिवन इनटू नेग्लेक्ट बाय फ्रैंटिक नॉवेल्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिन नॉवेल्स को ये फ्रैंटिक नॉवेल्स कह रहा है वो एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि वो नॉवेल्स कौन से नॉवेल्स थे, जो कि गॉथिक नॉवेल्स थे, गॉथिक लिटरेचर। तो उसको ये बंदा पसंद नहीं कर रहा है। जबकि ऑन दी अदर हैंड जेन ऑस्टन जो है अपनी नॉर्थएंगर एबी जो उसका नॉवल है उसके अंदर वो बताती है कि जो हेरोइन है और उसकी एक फ्रेंड, तो वो गॉथिक नॉवेल्स पढ़ने की बहुत शौकीन होती हैं और मिस्ट्रीज़ ऑफ यूडोल्फो और कैसल ऑफ ऑट्रेंटो बाय होरेस वॉलपोल, मिस्ट्रीज़ ऑफ यूडोल्फो बाय मिसेस एन रेडक्लिफ। तो ये मुख्तलिफ जो राइटर्स हैं उनकी वो रेफरेंसेस देती हैं, उनके नॉवेल्स के रेफरेंसेस देती हैं, क्योंकि उस वक्त बहुत फेमस हो चुके थे, लोग इंटरेस्ट ले रहे थे गॉथिक स्टोरीज़ में, हॉरर स्टोरीज़ में, जिनों भूतों की कहानियाँ आप कह लें, घोस्ट्स की कहानियाँ कह लें, स्पिरिट्स एंड सुपर नेचुरल एलिमेंट्स, फेरीज़, और इस तरह की फेरीज़ की थोड़ी फैंटेसी में आ जाती थी, और जो मर्डर्स की और इस तरह की कहानियाँ होती थी, सस्पेंस वाली कहानियाँ होती थी, दे वर कॉल्ड जो गॉथिक, जो बड़े बड़े किले उसमें होते थे और बहुत सारी चीज़ें होती थी। तो उस पर मैंने एक उर्दू चैनल भी बनाया है और उर्दू और इंग्लिश उसमें मैं जो है मुख्तलिफ जो है स्टोरीज़ डाल रहा हूँ जो गॉथिक लिटरेचर की उर्दू ट्रांसलेटेड हैं, और इंग्लिश भी मेरे पास कलेक्शन जो रखी हुई है, तो मैं रीड आउट करके डाल दूँगा आपके उससे एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन। क्योंकि एक तो ये है कि ये रीडिंग जब मैं कर रहा हूँ तो ये रीडिंग ऐसी है कि जिसमें आपको प्रोज पढ़ी जा रही है, मगर जब डायलॉग्स पढ़े जाते हैं तो उसमें एक्सप्रेशंस और चीज़ें शामिल होती हैं। तो आप अगर जानना चाहें, उस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहें, तो आप मुझसे लिंक ले लीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वहाँ पे आप सुन सकते हैं। मैं काफ़ी सारी जो है वहाँ पे शॉर्ट स्टोरीज़ डालने की मेरी इंटेंशन है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट एक्सेंट, प्रोनाउंसिएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाए, एक्सप्रेशन इम्प्रूव हो जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। नहीं, अभी ये चल रहा है। Elder writers have said almost works of Milton, Shakespeare and Milton are driven into neglect by frantic novels, sickly and stupid German tragedies। तो कहता है लोग जो हैं वो
सिकली, बीमार कर देने वाली, और काइंड ऑफ अजीब-व-गरीब और मुख्तलिफ इसके मीनिंग्स आप ले सकते हैं। और स्टूपिड जर्मन ट्रेजेडीज़, तो जर्मन ट्रेजेडीज़ को भी वो कह रहा है कि दे आर स्टूपिड। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर वर्ड्सवर्थ को ये चीज़ नहीं पसंद है कि वो जर्मन ट्रेजेडीज़ को पसंद नहीं करता, आखिर लोग पढ़ रहे थे, मेजॉरिटी पढ़ रही होगी, तो इसी वजह से वो ये बात कर रहा है ना कि शेक्सपियर और मिल्टन के वर्क्स को से पुश डाल दिया गया, उनको पीछे डाल दिया गया है इन ऑथर्स के वर्क्स को पढ़ने के लिए। एंड deluge of idle and extravagant stories in verse, तो कहता है अब deluge का मतलब क्या है, बहुत ही ज़ोरदार एक सैलाब आ जाए, तेज़ सैलाब आ जाए, बहुत बड़ा सैलाब आ जाए, severe kind of flood। तो वो कहता है कि उनकी जो बेकार किस्म की और बहुत ही बढ़ा चढ़ा के जो बयान की गई स्टोरीज़ जो कि उन्होंने वर्स में लिखी हैं, यानी कि पोएम की फॉर्म में लिखी हैं, तो वो कहता है उन चीज़ों ने, स्टूपिड जर्मन ट्रेजेडीज़ ने और बहुत ही एक्स्ट्रावेगेंट और अजीबो-गरीब स्टोरीज़ ने जो कि वर्स में लिखी गई हैं, और गॉथिक नावल, फ्रैंटिक नावल्स जो हैं, जो कि बेकार किस्म के नावल्स हैं, उन्होंने जो है शेक्सपियर और मिल्टन के कामों को पीछे छोड़ दिया है और लोग जो है उनमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाइए। having dwelt thus long on the subject and aim of these poems, I shall request the reader's permission to apprise him of a few circumstances related to their style, in order, among other reasons, that he may not censure me for not having performed what I never attempted। वो कहता है कि अब लोगों को मैं ये बता चुका हूँ कि इसका मकसद क्या था मेरी पोएम्स का लिखने का, अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं उनको बताऊँ। अप्राइज, आई वॉन्ट टू टेल दैम, अप्राइज का मतलब है टेल, आई वॉन्ट टू टेल दैम कि जो भी सर्कमस्टेंसेस हैं, जो कुछ भी वाक़यात हालात थे जिनकी वजह से मैंने रिलेटिंग टू द स्टाइल, इन ऑर्डर टू, स्टाइल जो था वो, इसको मैंने क्यों अडॉप्ट किया, ये जो स्टाइल था, जो प्रिल्यूड उसने लिखी है, ख़ास तौर पर लिरिकल बैलेड्स का जो स्टाइल था, तो इसने क्यों ये अडॉप्ट किए हैं ये चीज़ें। The reader will find that personifications of abstract ideas rarely occur in these volumes। वो कहता है कि रीडर जो है वो ये महसूस करेगा, ये देखेगा कि personification क्या होती है कि आप किसी चीज़ को, किसी बेजान चीज़ को जानदार होने का एक काइंड ऑफ रेफरेंस दे दें। जिस तरह से मैंने गॉथिक लिटरेचर में जो मैंने लेक्चर दिया है, तो उसमें मैंने एडगर एलन पो की एक पोएम, जो शॉर्ट स्टोरी है फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर, वो पढ़ी थी, थोड़ा सा उसका रेफरेंस पढ़ा था, पैसेज पढ़ा था, आप वो सुन लीजिएगा। तो उसमें वो बात करता है आई लाइक विंडोज़ के विंडोज़ जो थी उस घर की, वो आँखों की तरह थी। तो ये पर्सोनिफिकेशंस के मुख्तलिफ जो वेज होते थे, वो कहता है मेरी पोएम्स में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, रेयरली अकर, बहुत कम मिलेगी। इन दीज वॉल्यूम्स and are utterly rejected as an ordinary device to elevate the style and raise it above prose। वो कहता है कि मेरे नज़दीक ये बहुत ही ऑर्डिनरी चीज़ है कि मैं पर्सोनिफिकेशन के ज़रिए अपनी प्रोज से उठा के अपनी पोएम को ऊपर लेके जाने की कोशिश करूं। तो वो कहता है प्रोज और पोइट्री के अंदर एक डिफरेंस, जो माना हुआ डिफरेंस क्या है कि पर्सोनिफिकेशंस होती हैं पोइट्री के अंदर, और प्रोज के अंदर आपको पर्सोनिफिकेशंस नहीं मिलती। जबकि मैं आपको जिस की एग्जांपल दी है, द फॉल ऑफ द हाउस ऑफ उशर बाय एडगर एलन पो, ये भी तकरीबन 19th सेंचुरी में ही लिख रहा था एडगर एलन पो। तो उसने जो है अपनी प्रोज के अंदर पर्सोनिफिकेशंस यूज़ की हुई हैं। अब पर्सोनिफिकेशन यूज़ करने से कोई चीज़ जो है वो पोइट्री नहीं बन जाती। My purpose was to imitate and as far as possible to adopt the very language of man, and assuredly such personifications do not make any natural or regular part of that language। वो कहता है मेरा पर्पस क्या था पोएम्स को लिखने का, कि लोगों की जो इमिटेट करना, उनकी कॉपी करना उस लैंग्वेज को जो कि ऑर्डिनरी लैंग्वेज है लोगों की, ऑर्डिनरी लोगों की जो आम तौर पे जो वो लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उसको मैं इस्तेमाल करूं अपनी पोएम्स के अंदर। और वो कहता है कि वो लोग ज़्यादातर पर्सोनिफिकेशंस का अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल नहीं करते। जिस तरह से हम जब बात करते हैं तो ज़्यादातर हम मुहावरात का इस्तेमाल नहीं करते हैं कि नतीजा वही ढाक के 3 पात या इस तरह के जो अल्फाज हैं, तो हम वो अल्फाज यूज़ नहीं करते हैं। रीज़न क्या है कि लैंग्वेज जो है हम उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड और इतना जो है वो कि लोगों को समझ ही ना आए, हमारा पर्पस ये नहीं होता है, हमने अपने आइडियाज़ को कन्वे करना होता है।
और एक बंदा जो कि अपने आइडियाज़ इतने डिफ़िकल्ट लिख दे कि आम बंदा समझ ही ना सके, तो वो बुक पढ़ना ही पसंद नहीं करेगा। अपार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड फ्यू, लोगों को समझ ही नहीं आएगी वो चीज़। They are indeed a figure of speech occasionally prompted by passion, and I have made use of them as such. वो कहते हैं sometimes passions अगर आपके जो है वो थोड़े से डिफरेंट हुए हुए हों तो आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह की चीज़ें, और मैंने कहता है कि बहुत कम यूज़ की हैं, ज़्यादा यूज़ नहीं की है। But have endeavored utterly to reject them as a mechanical device of style. वो कहता है मगर मैंने यही कोशिश की है कि मैं इनको रिजेक्ट करूं मैकेनिकल डिवाइस ऑफ स्टाइल, ये मैकेनिकल डिवाइस है स्टाइल का, तो मैंने इन चीज़ों को जो है अपनी लैंग्वेज में नहीं डाला, यानी अपनी जो पोइम्स हैं उसके अंदर ये चीज़ नहीं डाली। अब इसको आगे भी मैं बयान करूँगा, मगर मैं फिर बात वही कर रहा हूँ कि आप देखें कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो तो ना रहा, जब ये तवज्जो से और चीज़ें कट कट करके लिख रहा है और चीज़ों में से डिलीट कर रहा है वो चीज़ें जो कि एक नेचुरल स्टाइल में आ रही हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो लैंग्वेज जो है वो ऑब्वियसली ही इज़ डूइंग इट समथिंग जो कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स नहीं है उस तरह से। 2-3 लाइन्स छोड़ के आगे देखिए, 2 लाइन्स छोड़ के, I have wished to keep the reader in the company of flesh and blood, persuaded that by so doing I shall interest him. वो कहता है कि मैंने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स नहीं डाली, मैंने गॉड्स की स्टोरीज नहीं डाली हैं, जिस तरह से कीट्स आपको मिलेगा तो हाइपीरियन लिख रहा है या कुछ भी ऐसी, जिस तरह से ज़्यादातर जो है उसकी जो पोइम्स हैं वो ग्रीक मिथोलॉजी और ग्रीक कैरेक्टर्स जो हैं उसमें ओटू साइकी है या बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे ग्रीक जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं उनके रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो है वो कहता है कि मैंने फ्लैश एंड ब्लड में लिखने की कोशिश की है, मैंने इंसानों के बारे में लिखने की कोशिश की है, मैंने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया अपनी पोइट्री में। फिर 2 लाइन्स छोड़ के आगे देखिए, There will also be found in these volumes little of what is usually called poetic diction. वो कहता है जिसको लोग पोएटिक डिक्शन मानते हैं उसका बहुत कम हिस्सा आपको यहाँ पे मिलेगा। It's volumes little of what is usually, little means कि मिलेगा सही आपको पोएटिक डिक्शन का स्टाइल या पोएटिक डिक्शन मिलेगी, पोएटिक लैंग्वेज, डिक्शन लैंग्वेज मिलेगी, मगर बहुत कम। as much pains या पेन्स लिखा हुआ है इसको पेन कर लें, as much pain has been taken to avoid it as is ordinarily taken to produce it. वो कहता है पोएटिक डिक्शन को अवॉइड करने के लिए भी उतना ही मुझे मेहनत करनी पड़ी है जितना उसको यूज़ करने के लिए पोइट्स करते हैं। तो बात फिर वही आ गई, यहाँ भी अपनी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है या अपनी बात के ऑपोजिट बात कर रहा है कि वो ज़बरदस्ती अपने स्टाइल को चेंज करके लिख रहा है या पेन ले रहा है एक चीज़ को चेंज करने में। और इस बात से आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स नहीं रहेगा अगर आप अपनी बात को बहुत सोच समझ के उसमें से अल्फाज काट के आप एक दफ़ा लिखते हैं, फिर अल्फाज को चुनाव करके या बहुत सोच के लिखते हैं, तो स्पॉन्टेनिटी तो नहीं रही उसमें कि ऑटोमेटिकली आप जस्ट लिखते जा रहे हैं और वो खुद ब खुद पोइट्री बनती जा रही है, ऐसे तो नहीं हो रहा है। दिस हैज़ बिन डन फॉर द रीज़न ऑलरेडी एलिज्ड टू ब्रिंग माई लैंग्वेज नियर टू द लैंग्वेज ऑफ मैन। वो कहता है कि ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, रेफरेंस दे चुका हूँ कि मैं अपनी लैंग्वेज को मैन की लैंग्वेज के नज़दीक तरीन लेके आना चाहता था। अब यहाँ पे ये पुराने ज़माने का क्योंकि राइटर था, तो उस वक्त भी इवन हार्डी का टाइम जो है, ये वर्ड्सवर्थ तकरीबन 1850 में इसकी डेथ हो रही है, हार्डी की डेट ऑफ बर्थ जो है दैट इज़ 1840 और फिर वो जाता है 1928 तक। तो हार्डी जो है उसके जब आप नॉवेल्स पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो बात है वो क्या है कि नियर टू द लैंग्वेज ऑफ मैन, तो वहाँ पे आप ये देखते हैं कि इवन इन द एज ऑफ हार्डी 20th सेंचुरी में जाके जो है औरतों को वोट देने का इख्तियार हासिल हो रहा है या फेमिनिस्ट मूवमेंट्स जो स्टार्ट हो रही हैं या कुछ भी है। तो उससे पहले औरतों के हकूक़ उस तरह से नहीं थे, वो यूनिवर्सिटी प्रॉपर एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती थी, कॉलेज एजुकेशन हासिल नहीं कर सकती थी, दे कुड नॉट गेट डिवोर्सेस और दे कुड नॉट री मैरी, ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें थी। तो उसकी बेस पे वो कहते हैं कि यहाँ पे अगर एक फेमिनिस्ट क्रिटिक देखेगा तो वो कहेगा कि वाई रे लैंग्वेज ऑफ मैन, वाई नॉट वीमेन, बिकॉज इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और यहाँ मैन जो है इज़ द फाउंडिंग प्रिंसिपल, ही इज़ द चीफ और
उसी के बारे में ही रेफरेंस दिया जाना पसंद किया जा रहा है और विमेन को उससे एक्सक्लूड कर दिया गया है। क्योंकि अगर वो यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट दे रहा होता तो वो लैंग्वेज ऑफ मैन कहता। मैन में भी अगेन वो ये क्लेम करते हैं कि वाई मैन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ विमेन, हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज़ फीमेल। तो क्यों वो कहता है कि मैन ही जो है वो फाउंडिंग प्रिंसिपल है कि तमाम चीज़ों का जो है वो बेस जो है वो आदमी ही है और आदमी की तरह से। तो यहाँ पे इन चीज़ों पे एक फेमिनिस्ट क्रिटिक जो है वो भी क्लेम उठा सकता है। And further, because the pleasure which I have proposed to myself to impart is a kind of very different from that which is posed by many persons to be the proper object of poetry. तो कहता है कि जो I have and further because the pleasure which I have proposed to myself to impart is a kind of very different from that which is posed by many persons to be the proper object of poetry. वो कहता है कि कुछ लोगों को, बहुत सारे लोगों के नज़दीक ये प्रॉपर ऑब्जेक्ट नहीं है जो मैंने अपना पर्पस बयान किया है। तो कहता है वो डिफरेंट है उस पर्पस से जो जिस पर्पस को जहन में रखते हुए लोग पोइट्री लिख रहे हैं। मेरी पोइट्री का पर्पस जो है उससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इसके साथ ही ये जो है लेक्चर ख़त्म करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप पूछ लीजिए और अच्छी तरह से लेक्चर्स को जो है टेक्स्ट आप ओपन करके बैठ जाइए और इसके साथ जो है लेक्चर्स को सुनिए ताकि आपको ये सारी चीज़ें जो है जहन नशीन हो जाएं। जो टेक्स्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, जितने भी लेक्चर्स पुराने गुजरे हैं, आप सबको इनको गौर से सुने और याद करने की कोशिश करें। एंड बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात ये बता दूँ कि जब आप इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर आपका क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं है तो फिर आप इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर जो लेक्चरशिप की इंटरव्यूज़ के लिए जब आप जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो वहाँ पे आपको ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पे क्वेश्चन लाजमी पूछे जाते हैं क्रिटिसिज्म पे। तो अगर आपका अच्छी तरह तैयार नहीं होगा तो आप इंटरव्यूज़ में भी कामयाब नहीं होंगे। तो इस चीज़ को जो है निगलेक्ट ना कीजिए और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको लाइक का बटन ज़रूर दबा दें, चैनल की रेटिंग बढ़ जाए। और ये चैनल जो है ज़ाहिर ऑब्वियसली मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, हर लेक्चर में बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा अगर नया लेक्चर सुने तो उसे भी बताओ कि नीडी लोगों के लिए फ़ंड रेज़ करने के लिए बनाया गया है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करवा दें, अपने दोस्तों से, कज़न से टारगेट बना लें ताकि एटलीस्ट अगर कोई नहीं भी देखता है तो सब्सक्रिप्शंस में हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएं और जो है चैनल प्रमोट भी हो जाए। और जो लोग एमए इंग्लिश नहीं अफोर्ड करते हैं, ट्यूशन्स वगैरह, तो वो भी यहाँ से हेल्प हासिल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।